हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट टाइम हमने हमारे चैप्टर के अंदर डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंसेस पढ़े थे और आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है अबाउट आरएनए। तो हमने कहा था कि न्यूक्लिक एसिड जो हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो टाइप के हो सकते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए की फुल डिटेल स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी पहले वाले वीडियोस के अंदर कर ली है, तो आज हम लोग करेंगे आरएनए के बारे में डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग आरएनए की फुल फॉर्म की बात करें तो आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डिफरेंसेस के अंदर हमने एक पॉइंट पढ़ा था जो इसका मेन पॉइंट है कि जो आरएनए होता है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल एंड डीएनए के जैसे ही इसके अंदर भी आपको क्या है, प्यूरिन्स एंड pyrimidines मिलेंगे, जिसमें एक चीज का डिफरेंस होता है इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के अंदर कि डीएनए में एडेनिन और थाइमिन पेयरिंग करते हैं, लेकिन आरएनए के अंदर थाइमिन के प्लेस पे क्या होता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फिर इसके अंदर बेस पेयर आपको कौन से मिल जाएंगे, एडेनिन मिल जाएगा, यूरासिल मिल जाएगा, साइटोसिन मिल जाएगा एंड गुआनिन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेकेंडरी फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसके अंदर क्या है, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल फंक्शन करने के बाद आरएनए को बनाता है। ठीक है, और डीएनए से जो आरएनए बनने की प्रोसेस होती है वो हमने सेंट्रल डोग्मा उसके अंदर देखी है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, है ना। तो ये ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए जो है वो बॉडी के अंदर फॉर्म हो जाता है एंड उसके बाद में ये आरएनए क्या करता है, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आरएनए की टाइप्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल मेन जो 7 टाइप का आरएनए हमें देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर अगर हम सबसे पहले बात करें तो आएगा आरएनए। आरएनए को हम लोग राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। तो इसके नाम से क्लियर हो रहा होगा, ये वाला आरएनए जो है वो कहां पर प्रेजेंट होगा, राइबोसोम्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है, 11th क्लास में हम लोग राइबोसोम्स की एक जनरल आउटलाइन या उसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि आरएनए की एक लार्ज सब यूनिट होती है और एक होती है इसकी स्मॉल सब यूनिट, है ना। तो ये राइबोसोमल आरएनए क्या है, ये राइबोसोमल आरएनए इनके दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड राइबोसोम की टाइप्स जो हैं वो 11th के अंदर आपने डिटेल में करी होंगी। 70S या 80S टाइप का राइबोसोम है, तो उसे अकॉर्डिंगली उनकी आगे जो फर्दर स्मॉल सब यूनिट्स आती हैं उस अकॉर्डिंगली इसके जो हैं आपको पार्ट्स मिल जाएंगे राइबोसोमल आरएनए के। ठीक है, तो एक राइबोसोमल आरएनए जो है वो यहाँ पर क्या काम करेगा, अब एक राइबोसोम के साथ में ये अटैच्ड होता है और राइबोसोम्स जो हैं वो हमें पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस का या प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं, तो इसीलिए ये आरएनए क्या काम करेगा, ये प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर हेल्प करेगा, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, दूसरे टाइप का आरएनए हमारे पास में आता है, उसको हम लोग बोलते हैं एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब है मैसेंजर आरएनए। तो इस आरएनए का क्या काम होगा, मैसेंजर आरएनए जो है वो एक तरीके का इंफॉर्मेशनल आरएनए होता है, मतलब उसके पास में कोई ना कोई क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, और इंफॉर्मेशन उसके पास में किस चीज़ की होगी,
इंफॉर्मेशन उसके पास में डीएनए से पॉलीपेप्टाइड्स की फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसीलिए वो क्या करता है, आगे उस इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, मैसेंजर आरएनए बोल देते हैं, ठीक है। अब इस एमआरएनए के क्या होते हैं, सपोज ये पूरा का पूरा एक एमआरएनए का मॉलिक्यूल है, उसकी पूरी की पूरी चेन है। इसमें से क्या होता है कि कुछ पार्ट जो इसका, वो तो क्या होता है आगे ट्रांसलेशन की प्रोसेस में काम आता है, जहां से प्रोटीन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जो पार्ट इसका आगे काम में आ रहा है या ट्रांसलेट हो जाता है, तो उन रीजन्स को हम लोग ट्रांसलेटेड या ट्रांसलेशनल यूनिट बोल देते हैं। और कुछ पार्ट जो इसका होता है वो क्या है, वो ट्रांसलेट नहीं हो पाता है या आगे प्रोटीन सिंथेसिस में काम नहीं आता है, उन वाले रीजन्स को हम लोग UTRs बोल देते हैं, जिनका मतलब है अनट्रांसलेटेड रीजन्स, ठीक है। और rRNA की अगर हम बात करें, इसमें एक चीज आपने और ध्यान में रखनी है कि rRNA जो होता है ये पूरे सभी RNA के टाइप्स में से लगभग 70 से 80% RNA कौन सा होता है, rRNA होता है, ठीक है। mRNA जो है वो 5% तक जो है ऑफ टोटल RNA के टाइप्स में से मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड टाइप का RNA हमारे पास में आता है, उसको हम लोग बोलते हैं tRNA, जिसका मतलब है ट्रांसफर RNA। तो एज द नेम इंडिकेट्स, व्हाट डज tRNA डू, इसका काम होता है कि ये किसी इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करने का काम करेगा। तो ये कौन से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, ये ट्रांसफर RNA इस mRNA की चेन के ऊपर क्या करता है, अमाइनो एसिड्स को लाने का काम करता है। वहां तक क्या करता है, ये उन अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो इसके ऊपर mRNA की चेन के ऊपर जब ट्रांसफर RNA अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करेगा, तो वो आगे किस चीज में हेल्प करेंगे, ट्रांसलेशन की प्रोसेस में हेल्प करेंगे। मतलब उन अमाइनो एसिड्स की जैसे जैसे पूरी की पूरी चेन जुड़ती जाएगी, तो क्या बन जाएगी, एक प्रोटीन बन जाएगी, है ना। क्योंकि प्रोटीन की स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक प्रोटीन क्या होती है, अमाइनो एसिड्स की चेन को हम लोग एक प्रोटीन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये उस चीज में हेल्प करता है। तो किसका ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर्स अमाइनो एसिड्स टू mRNA, ठीक है, उन तक इनको ट्रांसफर करने का काम करेगा एंड ट्रांसलेशन में आगे फर्दर हेल्प करेगा। क्लियर है। इसकी जो है शेप की बात करते हैं, तो इसकी शेप के लिए एक मॉडल आता है जो क्या करता है, एक प्लांट की लीफ के सिमिलर इसकी स्ट्रक्चर होती है, और इसको हम लोग प्लांट जो है उसके नाम से बोलते हैं, उसके लीफ की स्ट्रक्चर है क्लावर लीफ स्ट्रक्चर, इसको हम लोग tRNA की बोल देते हैं, ठीक है। उसके जैसे इसकी सिमिलर सी स्ट्रक्चर होती है। आगे नेक्स्ट अगर हम लोग इसके RNA की टाइप देखते हैं, तो नेक्स्ट टाइप हमारे पास में आ जाएगी, वो है snRNA। snRNA क्या होता है, ये होता है स्मॉल न्यूक्लियर RNA, ठीक है। तो स्मॉल न्यूक्लियर RNA जो होता है, ये आपको किस चीज के अंदर हेल्प करता है, स्मॉल न्यूक्लियर RNA बाकी टाइप के RNA की फॉर्मेशन जब होती है, तो उसके अंदर एक प्रोसेस होती है स्प्लिसिंग, ठीक है, और कैपिंग है। तो इन प्रोसेसेस के अंदर ये क्या करता है, उन RNA की हेल्प करता है, ठीक है। ये वाले जो मॉडिफिकेशंस हैं वो पोस्ट ट्रांसलेशनल चेंजेस जो आते हैं या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस जो आते हैं, उनमें आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट टाइप का जो RNA हमारे पास में आता है, उसको हम लोग बोलते हैं scRNA, जिसका मतलब है स्मॉल साइटोप्लाज्मिक
आरएनए। ये साइटोप्लाज्म के अंदर मिलने वाले जो हैं आरएनए के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, फ्रैगमेंट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो एक साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। किस चीज़ की प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स की। ठीक है, किस चीज़ की प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स की प्रोसेसिंग के अंदर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेल्प्स इन पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस या प्रोसेसिंग। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप का आरएनए जो हमारे पास में आता है उसको हम लोग बोलते हैं जीनोमिक आरएनए। जीनोमिक आरएनए क्या होता है? ये इस टाइप का आरएनए होता है जो कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या करता है, एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है तो वो कुछ सर्टेन वायरसेस के अंदर ही जो मिलता है, जिसमें वायरसेस की एक कैटेगरी होती है रेट्रोवायरसेस। ठीक है, तो उनके अंदर ये क्या करता है, एज ए इन रेट्रोवायरसेस इट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल। उसको बोलते हैं हम लोग जीनोमिक आरएनए। और उनके अंदर, वायरसेस के अंदर ये जीनोमिक आरएनए है वो क्या हो सकता है? इट कैन बी आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, एंड लास्ट 7th टाइप का आरएनए हमारे पास में जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं mRNA, जिसका मतलब होता है माइक्रो आरएनए। ठीक है, अब ये जो माइक्रो आरएनए है, ये माइक्रो आरएनए आपको किस चीज़ के अंदर हेल्प करता है? ये माइक्रो आरएनए मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर मिलता है, फाउंड इन मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। और इनके अंदर ये कुछ सर्टेन प्रोसेसेस हैं उनमें हेल्प करता है, जैसे कि ये जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, और पॉलीपेप्टाइड की जो प्रोसेसिंग है उसमें भी ये हेल्प करेगा। सेल डिवीज़न के अंदर एंड सेल डिफरेंशिएशन के अंदर एंड सेल डेथ, इन सभी चीज़ों के अंदर ये जो माइक्रो आरएनए होता है वो हेल्प करता है। ठीक है, तो ये टोटल हमने 7 टाइप के आरएनए जो हैं वो देखे हैं। इससे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो जेनेटिक कोड के बारे में आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है अबाउट जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड क्या होता है? जेनेटिक कोड जो होता है ये डीएनए की एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कुछ कोडोन्स के रूप में प्रेजेंट होती है, और हर एक कोडोन जो है उसके पास में क्या इंफॉर्मेशन होती है? हर एक कोडोन जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करने के लिए एक इंफॉर्मेशन जो है वो लेके रखता है। ठीक है, तो इस जेनेटिक कोड की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आगे एक तो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आती है, और पॉलीपेप्टाइड की चेन जो जैसे भी बनती है तो वो सारी की सारी जेनेटिक कोड के कारण पॉसिबल होती है। ठीक है, तो जेनेटिक कोड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सीखेंगे कि एक जेनेटिक कोड को बनाया कैसे जाता है या लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका है, इसका ध्यान से सुनना है आप सबने। इसको पूरा का पूरा जो जेनेटिक कोड होता है ये 64 कोडोन्स का मिलकर बना होता है। ठीक है,
कितने कोडोन्स का मिलकर बना होगा? 64 कोडोन्स का मिलकर बना होगा। तो हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर 16 बॉक्सेस बना लेने हैं पहले तो। अरे भाई ये वाला तो बहुत छोटा रह गया है ना, चलो चलो। तो एक जेनेटिक कोड को लिखने का जो सीक्वेंस है और इसमें क्या क्या जो है चीज़ें काम में आती हैं, तो इसका सीक्वेंस जो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है वो होगा UCAG। तो चारों तरफ हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर UCAG लिख लेंगे। क्लियर है? अब इसको हमने क्या करना है, फिल करना है। अब इसको फिल करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है हमारे पास में। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस भाई एक जेनेटिक कोड 64 कोडोन है टोटल इसके अंदर, और हर एक जो कोडोन होता है वो क्या होता है, एक ट्रिपलेट कोड होता है। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली हैं। एक तो क्या है कि इसके अंदर 64 कोडोन्स हैं और हर एक कोडोन जो है वो क्या होता है, एक ट्रिपलेट कोड होता है। मतलब यहाँ पर हम लोग ट्रिपलेट कोड की फॉर्म में इसको लिखेंगे और हर एक बॉक्स के अंदर आपको क्या मिल जाएंगे, ऐसे ट्रिपलेट कोडोन के 4-4 पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली वाली लाइन में हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर चारों जगह पर यू लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरे बॉक्स में हम लोग चारों के चारों सी फिल कर लेंगे। तीसरे बॉक्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सभी जगह पर ए फिल कर लेंगे, एंड लास्ट बॉक्स के अंदर हम लोग क्या कर लेंगे, जी फिल कर लेंगे। ठीक है, अब सेकंड वाली लाइन में भी हमने ऐसे ही करना है, थर्ड वाली लाइन में भी हमने ऐसे करना है, और फोर्थ वाली लाइन में भी ऐसे ही करना है। ठीक है, तो फटाफट से जैसे हम लोग इसको फिल करते हैं, तो U C A एंड उसके बाद में G आ जाएगा। क्लियर है? चारों बॉक्स के अंदर हम इस तरीके से इसको फिल कर लेंगे। तो ये हमारी पहली लाइन जो है इस जेनेटिक कोड की वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो रो आएगी हमारे पास में, उसमें हमने क्या करना है, पहले जो रो आएगी इसके बाद उसके अंदर हमने स्टार्टिंग से लेकर इस एंड तक सारा का सारा पहला जो हमारा अक्षर है U, उसको फिल कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें सभी जगह पर क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। सेकंड वाले बॉक्स के अंदर हम लोग U के बाद में अगर C है तो यहां पर सब जगह हम लोग क्या कर लेंगे, इस C को फिल कर लेंगे। थर्ड वाली लाइन में हम लोग क्या करेंगे, सब जगह पर A को फिल कर लेंगे पूरी की पूरी लाइन में। एंड लास्ट वाली लाइन में फिर क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे इस जेनेटिक कोड की लास्ट लाइन बचती है। तो इस लास्ट लाइन के अंदर हमने क्या करना है, इस लास्ट लाइन के अंदर हमने इस पूरे सीक्वेंस को UCAG को स्टार्टिंग से ऐसे फिल कर लेना है, UCAG। फिर नेक्स्ट में फिर क्या आ जाएगा, UCAG आ जाएगा। तो सब बॉक्स के अंदर हमने इसी तरीके से क्या कर लेना है, इसको फिल कर लेना है। ठीक है, UCAG UCAG। तो जब हमारा ये फिल हो जाएगा तो ये हमारा पूरा का पूरा जेनेटिक कोड जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है, तो जेनेटिक कोड की सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर आपको टोटल कोडोन कितने मिलेंगे,
64 मिलेंगे। हर एक कोड जो है वो एक ट्रिपलेट कोडोन होगा। एंड 64 में से 61 जो होते हैं वो 61 क्या करते हैं, दे कोड फॉर अमाइनो एसिड। हमने कहा था ना पॉलीपेप्टाइड की चेन बनानी है, अमाइनो एसिड्स के जो इंफॉर्मेशन है उसको बनाने में हेल्प करेगा। तो 64 में से 61 जो हैं वो तो क्या करते हैं, कोडोन्स अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। लेकिन 3 कोडोन ऐसे होते हैं जो किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, ठीक है। उनको हम लोग स्टॉप कोडोन से जानते हैं। क्या बोलते हैं उनको, स्टॉप कोडोन बोलते हैं। तो 3 स्टॉप कोडोन कौन कौन से हैं हमारे पास में, 2 तो यहाँ पर हैं UAA UAG और तीसरा है यहाँ पर। ये तीनों क्या कहलाते हैं, स्टॉप कोडोन्स कहलाते हैं, बिकॉज दे डोंट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड्स। अब इसी तरीके से इस जेनेटिक कोड के अंदर एक स्टार्ट कोडोन भी होता है। एक्चुअल में तो क्या है, स्टार्ट कोडोन 2 हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो AUG है जो किसी ना किसी अमाइनो एसिड को कोड करता है, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्ट कोडोन बोलते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या कहलाता है, स्टार्ट कोडोन कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात है कि इस जेनेटिक कोड की जो पोलैरिटी है, तो इस जेनेटिक कोड की पोलैरिटी भी 5' to 3' चलती है। क्या चलती है, 5' to 3' चलती है। इसको भी जब हम लोग रीड करेंगे तो इसको रीड किया जाएगा 5' to 3' डायरेक्शन के अंदर। ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस के अंदर हम लोग देखेंगे 5' to 3' एंड जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इस जेनेटिक कोड की आती है कि ये जेनेटिक कोड जो होता है ये कॉमा लेस होता है। क्या होता है, ये कॉमा लेस होता है। कॉमा लेस का मतलब है कि जेनेटिक कोड को जब हम लोग रीड करेंगे तो लिखेंगे इसको क्या है, कोई भी हम लोग इसके अंदर कॉमा है, कोई भी पंक्चुएशन ऐड नहीं करते हैं। जैसे मेरे पास में ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, जब मैं इसको रीड करूँगा तो मैं इसको UUUUUC रीड करूँगा। इसके अंदर मैं कहीं पर भी ऐसे कॉमा है या कोई भी पंक्चुएशन है वो ऐड नहीं करूँगा। और आपको पता है ट्रिपलेट कोडोन है तो ये हमेशा क्या होगा, एक ट्रिपल पेयर के अंदर रीड किया जाएगा, ठीक है। ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। उसके बाद में एक जेनेटिक कोड जो है वो हमेशा यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का क्या मतलब है, यूनिवर्सल का मतलब है कि चाहे बैक्टीरिया की बात करें, चाहे किसी प्लांट की, चाहे ह्यूमन बीइंग की, तो इन सभी के अंदर जो जेनेटिक कोड है वो सेम तरीके से वर्क करता है। मतलब इनमें से अगर UUG है वो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है तो वो बैक्टीरिया में भी उसी अमाइनो एसिड को कोड करेगा और ह्यूमन बीइंग के अंदर भी वो उसी अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये हमेशा यूनिवर्सल कहलाता है। उसके बाद में क्या है, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जेनेटिक कोड की कि ये जेनेटिक कोड जो होता है ये जेनेटिक कोड स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। मतलब पर्टिकुलर जो कोडोन है वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को ही कोड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको इसकी मिलती है वो इसकी डीजेनरेसी आती है। डीजेनरेसी का मतलब क्या है, डीजेनरेसी का मतलब है कि इस 64 में से 61 जो कोड करते हैं और अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, तो ये पर्टिकुलर कोई भी 2 कोडोन्स एक ही टाइप के अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ हम इस बॉक्स के अंदर देखेंगे कि चारों के चारों जो होते हैं कोडोन्स वो मिलके एक सेम टाइप के ही अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है। तो उसकी इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इनकी डीजेनरेसी। क्लियर है। तो ये हमारा पूरा का पूरा जेनेटिक कोड का स्ट्रक्चर है। इसको आपने प्रैक्टिस करना है, बना के देखना है और 1-2 बार में बनाओगे तो ये आराम से आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट हम लोग अपनी क्लास जो मिलेंगे उसके अंदर देखेंगे डीएनए की रेप्लिकेशन के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में एंड ट्रांसलेशन के बारे में। थैंक यू, जय हिंद।